देखिए ये नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ से आपका ह्यूमन न्यूट्रिशन कि ह्यूमंस न्यूट्रिशन कैसे लेंगे। आप जानते हैं ह्यूमन एक हेटेरोट्रॉफिक मतलब ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म है जिसकी एलिमेंट्री कैनाल यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन कि इफ अ ह्यूमन एडल्ट इन अ ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेच्ड आउट, अगर उसको खींचा जाए सो इट वुड बी 6 to 9 मीटर लॉन्ग, 6 से 9 मीटर लंबी है अगर एक ह्यूमन कैनाल को स्ट्रेच किया जाए। फूड enters the digestive system through the mouth and passes through the esophagus, stomach, ये सब organs आएंगे और वो फाइनली जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो वो उसके बाद एलिमिनेट कर दिया जाएगा एज अ रॉ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। तो ये तो अभी इंट्रोडक्शन है। आगे बढ़ेंगे जब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छा डायग्राम है, बहुत ही सिस्टमैटिक डायग्राम है जिसमें हर एक चीज शो करी जा रही है। कभी कभी आपको, वैसे अब तो खैर अभी बोर्ड एग्जाम के लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता ये डायग्राम आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हाँ लेबलिंग करने के लिए जरूर आ सकता है। लेबलिंग करने के लिए ये डायग्राम जरूर आ सकता है, बना हुआ आएगा वहां पे आपको। तो उसे आपको इसे क्या करना पड़ेगा, लेबल करना पड़ेगा। तो आपको इतने सारे लेबल तो नहीं आएंगे, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स के लेबल नहीं आएंगे। माउथ आ सकता है, माउथ के बारे में देखिएगा बहुत आसान है। इसमें माउथ है, ओरल कैविटी जो हमारी खाली जगह है उसको ओरल कैविटी कहते हैं। उसके बाद टंग है, उसके बाद इसमें टीथ भी हैं, वो यहाँ डायग्राम में नहीं है पर मैं आपको पढ़ाऊंगा। सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो अलग से पढ़ाऊंगा मैं। फेरिंग्स है, ध्यान से देखो, फेरिंग्स इस जगह को बोलते हैं, इस जगह को फेरिंग्स बोलते हैं, इस जगह को। उसके नीचे जब जाओगे थोड़ा और नीचे यानी यहाँ तक आओगे तो उसको लैरिंग्स बोलते हैं, लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स। वो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद सीधे आओगे तो ईसोफेगस पहुंचेंगे हम लोग। ईसोफेगस मस्कुलर पाइप है जो फूड को नीचे पहुंचाता है। और उसके बाद स्टमक आता है। तो ये स्टमक है, जे शेप का स्ट्रक्चरल ऑर्गन है जो कि इस फूड को टेम्पररली अपने पास रखता है और पार्शियल डाइजेशन करवाता है प्रोटीन का। अच्छा, माउथ में भी डाइजेस्ट होती हैं चीजें, स्टार्च वगैरह डाइजेस्ट होता है, पर ये सब आप चिंता मत करिए, हम आगे जरूर पढ़ाने वाले हैं। अब आता है अगला, अगला इसी में कनेक्टेड है। देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसी के आगे आप बढ़ेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगी, ये वाली के पीछे होती है वो पतली वाली। तो इसमें क्या है कि यहाँ से देखो लीवर का, यहाँ से देखो कनेक्शन देखो, मैं इसका कलर चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। ये लीवर का जो जूस है ये यहाँ से इसके अंदर गिरेगा और साथ ही साथ पीछे की तरफ से पैनक्रियास का भी जूस, मैं भी वो भी कलर करके आपको दिखा रहा हूँ। पैनक्रिएटिक जूस भी इसी पॉइंट पे, इसी जगह पे यहाँ पे इसमें अंदर गिरेगा। पीछे है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अच्छा, तो लीवर और पैनक्रियास का जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में गिरता है, स्टार्टिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। अच्छा, लीवर में बाइल जूस क्रिएट होता है और वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। तो वो गॉल ब्लैडर के जो है मतलब बाइल कंटिन्यूस के नीचे अंदर आ सकता है, कंटिन्यूअस आ सकता है। और बाइल लगातार लीवर में बनेगा और गॉल ब्लैडर में थोड़ा सा कंसंट्रेट करके स्टोर कर दिया जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद आपको पढ़ेंगे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे लंबी यही होती है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, डाइजेशन का काम होता है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसके भी 3 पार्ट होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 3 पार्ट। डुओडिनम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, डुओडिनम, जेजुनम और इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। इसके बाद आप इधर देखेंगे आपको लार्ज इंटेस्टाइन दिखेगी राइट साइड को। और ये लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, कोलोन। कोलोन के 2 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। ट्रांसवर्स मतलब ये ऐसी वाली कोलोन, असेंडिंग मतलब ऊपर जाने वाली कोलोन, और डिसेंडिंग मतलब नीचे आने वाली कोलोन। ट्रांसवर्स, असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलोन। इसके बाद सीकम, सीकम पहला पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, सीकम जो है फर्स्ट पार्ट होता है, सीकम। उसके बाद नंबर 2 में कोलोन और फिर नंबर 3 में आएगा रेक्टम, है ना। सिग्मोइड कोलोन यहाँ पर ही होता है, ये हल्का सा सिग्मोइड शेप का होता है यहाँ पे, इसलिए इसको सिग्मोइड कहते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा ऑर्गन है जिसका नाम है अपेंडिक्स। अपेंडिक एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो अब हमारे काम में नहीं आता है, और वो डाइजेशन का पहले काम करता था सेलुलोज का, पर वो अब वैसा उसमें नहीं है। ठीक है ना, अब वो वेस्टिजियल बन चुका है हमारे लिए।
और फिर उसके बाद जो फूड है वेस्ट होके वो यहाँ से बॉडी के बाहर निकल जाता है। मतलब ये हो गया अपना पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का ओवरव्यू। अब हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तब एक एक करके एक एक पार्ट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि माउथ, माउथ हमारा पहला ऑर्गन है, फर्स्ट ऑर्गन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम and is a cavity in which the teeth and tongue exist and the salivary glands are opened या present. The function of the mouth is cutting and grinding the food by the teeth and digest the starch into the sugar. पूरा final digestion तो नहीं करता है लेकिन partial digestion जरूर करेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, माउथ के अंदर अब क्या क्या आने वाला है अभी तो हम वो पढ़ेंगे। माउथ के अंदर जैसे टीथ हैं, तो ये जनरल टॉपिक्स हैं, ये सब आपको लिखने हैं। द नंबर ऑफ टीथ इज 22 इन द एडल्ट, दे एग्जिस्ट इन 2 जॉ व्हिच आर अपर जॉ एंड लोअर जॉ एंड ईच जॉ हैज 16 टीथ डिवाइडेड इनटू 10 मोलर्स। ये सब आपको मैं नीचे पढ़ा रहा हूँ, देखना नीचे आएगा सबसे नीचे। द फंक्शन ऑफ 4 इंसिजर, ये भी आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। ये सब तो बच्चों की बातें हैं कि इंसिजर का काम क्या है, कटिंग, ग्राइंडिंग, च्यूइंग, ये सब तो आपको पता ही होगा। अब ये जो नीचे के पॉइंट है ये आपके लेवल के पॉइंट है, ये अच्छे पॉइंट दिए गए हैं यहाँ नीचे, इन पर ध्यान जरूर दीजिए। इन पर ध्यान दीजिएगा कि ये क्या क्या आ रहा है। जैसे ये पहला पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसे हम क्या बोलेंगे भाई, ये जो है आपका फर्स्ट पॉइंट जो है थीकोडोंट। अब देखिए इसको थीकोडोंट लिखा है। थीकोडोंट का मतलब क्या होता है, टीथ प्रेजेंट इन बोनी सॉकेट, यानी कि जो टीथ है हमारे वो सॉकेट में प्रेजेंट है। जैसे हम स्टंप होता है ना, स्टंप मिट्टी में लगाते हैं तो वो बीच में लगा देते हैं उसको, तो उसको मिट्टी के बीच में लगाने के लिए कहा जा रहा है ना, तो ये हो गया। उसके बाद हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट का मतलब होता है कि हमारे दांत एक जैसे नहीं है, हमारे पास अलग अलग प्रकार के दांत हैं। अब आप जैसे आप पिराना वगैरह का नाम सुना होगा आपने, उस पिराना मछली के अगर आप टीथ देखेंगे तो सारे टीथ एक जैसे होते हैं, सेम, सारे दांत एक जैसे होते हैं, पर हमारे ऐसे नहीं है, हमारे हर दांत अलग अलग तरीके हैं। उसके बाद डाइफोडोंट, डाइफोडोंट का मतलब क्या है, टीथ कम ट्वाइस 2 टाइम्स इन लाइफ, यानी कि दांत जो हैं 2 बार पूरी लाइफ टाइम में आते हैं। थीकोडोंट समझ में आ गया, हेट्रोडोंट और डाइफोडोंट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मैं आगे बढ़ता हूँ कि इसके आगे क्या आएगा। तो आपको मैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेंटल फार्मूला, ये आपको ऐसे ही नोट करना है जैसे यहाँ सामने दिखाया जा रहा है। जैसे डेंटल फार्मूला मतलब क्या होता है कि जितने प्रकार के दांत होते हैं हमारे, उनको हम लिखने का एक तरीका है। जैसे अडल्ट में देखेंगे तो 32 दांत होते हैं, और अगर बचपन में देखा जाए जिनको मिल्क टीथ कहते हैं वो 20 होते हैं केवल। तो उसमें क्या फर्क है, उन दोनों में क्या चीजें होती हैं और क्या चीजें नहीं होती हैं, वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। जैसे अडल्ट स्टेज में इंसीजर 2 हैं, कैनाइंस 1 है, यानी पेयर में, याद रखना इस बात को। प्री मोलर 2 पेयर हैं और मोलर 3 पेयर हैं। ये जो बाई लिखा हुआ है ना, बाई का मतलब एक, बाई का मतलब ऊपर और नीचे दोनों साइड में, ऊपर 2 और नीचे 2, कैनाइंस ऊपर 1 नीचे 1, पेयर में होगा, याद रखना, पेयर में होगा। उसके बाद प्री मोलर ऊपर 2 नीचे भी 2, मोलर ऊपर 3 नीचे भी 3, पेयर में, मेरी बात ध्यान रखना, यानी टोटल देखा जाए तो इसका डबल कर दो। इंसीजर ऊपर कितने हैं, 4, कैनाइंस कितने हैं, 2, प्री मोलर कितने हैं, 4, मोलर्स कितने हैं, 6। चाइल्डहुड में यानी बचपन में प्री मोलर नहीं पाए जाते बच्चे के पास में, इसलिए दांतों की संख्या कम होती है। तो डेंटल फार्मूला जो अडल्ट का है वो नीचे लिखा हुआ है। अगर आपसे एग्जाम में वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, ये एक डेंटल फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, ये आपको याद रहना चाहिए। 2123 अपॉन 2123, ICPM अपॉन ICPM। ICPM का मतलब आई मतलब इंसीजर, सी मतलब कैनाइन, पी फॉर प्री मोलर, एम फॉर मोलर। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें तो ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। दांत का स्ट्रक्चर, दांत का स्ट्रक्चर मैंने देखिए यहाँ पर जो है टीथ के बारे में समझाया जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। नंबर 1 सबसे ऊपर पाया जाएगा क्राउन, जो कि इतना गम्स के जो ऊपर का पार्ट है, गम्स के, यहाँ पे ध्यान से देखिए,
गम्स यहाँ तक हैं आपके, और उसके ऊपर का जो पार्ट होता है उसे क्राउन कहते हैं। ठीक है, गम्स और बोन, ये देखो सेकंड वाला देखो, गम यहाँ से बोन स्टार्ट हो रही, बोन, गम्स और बोन के जो बीच का जो स्पेस है उसे हम नेक कहते हैं, उसकी सेकंड पॉइंट। और बोन से जो नीचे तक का पूरा स्ट्रक्चर है, चाहे वो जितना नीचे तक जाए, वो पूरे को हम रूट कहते हैं। ठीक है, कोई दांत ज्यादा गहरे होते हैं, कोई दांत कम गहरे होते हैं, पर है खैर बोन जहां से स्टार्ट हो जाती है उसके बाद जितना भी नीचे जाएगा वो पूरा का पूरा रूट ही कहलाने वाला है। तो ये तो खैर सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। अब आगे पहुंचते हैं, हम आपको ये समझाते हैं कि जो दांतों के ऊपर जो शाइनी लेयर होती है, सबसे पहली लेयर होती है, उसका नाम होता है इनेमल। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। याद रखिएगा, ये एक प्रकार का स्टोन है, मिनरल है ये एक प्रकार का, और ये बहुत हार्ड होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इवन डायमंड से भी ज्यादा हार्ड होता है ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद डेंटाइन, सेकेंड लेयर, जो व्हाइट जो यहाँ पर जो आपको लेयर दिख रही है, ये वाली पूरी बोन्स जहां पर पाई जाती हैं, उसे हम डेंटाइन कह रहे हैं। यानी डेंटाइन वो लेयर है जो व्हाइट कलर, जिसकी वजह से दांत अंदर से सफेद दिखते हैं। इनेमल ट्रांसपेरेंट होती है, याद रखना, इनेमल ट्रांसपेरेंट होती है, जैसे लेमिनेशन कर दिया जाए, लेकिन दांतों का कलर डेंटाइन की वजह से व्हाइट दिखता है। याद रखना इस बात को, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है इस लेयर में। उसके बाद डेंटाइन, उसके बाद आता है अंदर, अंदर जाएंगे तो आपको आएगा पल्प कैविटी, या आपको आएगा पल्प मिलेगा। उसके भी नीचे जाएंगे तो आपको रूट कैनाल मिलेगा, और उसके बाद आप जाएंगे तो नर्व्स मिलेंगी आपको। तो ये तो था दांत का जनरल स्ट्रक्चर जो कि पाया जाता है बोन्स के बीच में। तो यहाँ पर दो तीन चीजें हैं, जैसे पेरियोडेंटल लिगामेंट, यानी कि बोन्स और टीथ को जो लिगामेंट कनेक्ट करते हैं उन्हें पेरियोडेंटल लिगामेंट कहते हैं। बहुत आसान है ये, बहुत ज्यादा आसान है। तो ये तो था जनरल एक बात। अब एक और टॉपिक पढ़ाता हूं मैं आपको। जैसे कभी कभी दांतों में हमारे कैविटी हो जाती है, तो वो क्यों होती है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। आपके एनसीईआरटी में टॉपिक दिया है डेंटल कैरीज। जैसे हमने चॉकलेट खाई तो वो यहाँ पर चिपक गई, दांतों में जो स्ट्रक्चर होता है वो अन इवन होता है, और वो खड्डे में चॉकलेट भरी रह गई। हमने उसको ध्यान नहीं दिया, साफ नहीं किया, तो क्या होगा, मान लो वो 2 घंटे तक चिपकी रही। तो जब हवा अंदर आती माउथ में हमारे, तो उस हवा के साथ में बहुत सारे बैक्टीरिया भी अंदर आते हैं, और उन बैक्टीरिया की वजह से हमारे जो दांत है उसके ऊपर एसिड क्रिएट होगा। एसिड मतलब जो बैक्टीरिया है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसकी मदद से वो वहां पर एसिड क्रिएट करेंगे, और वो एसिड क्रिएट होने से वो लेयर वहां से क्या होगी, डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये लेयर धीरे 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 कम होती चली जाएगी। ये जो इनेमल है ये कम होने लगेगा, और ये धीरे धीरे से ये अंदर की तरफ जाने लगेगा कैविटी। यहाँ पर कैविटी क्रिएट होगी होगी होगी, ऐसे ऐसे होती चली जाएगी कैविटी कैविटी, और डेंटाइन तक पहुंच जाएगी। तो जैसे डेंटाइन तक पहुंचेगी तो आपको सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाएगी। सेंसिटिविटी मतलब हमारे दांतों में ठंडा गर्म पानी, वो सेंसोडाइन टाइप देखा होगा आप लोगों ने, वो आने, वो इसी वजह से ही आपको पता चलता है। अच्छा ठीक है भाई, अब क्या होगा, मान लो हमने फिर भी ध्यान नहीं दिया, मान लो हमने फिर भी डॉक्टर के पास नहीं गए, इस कंडीशन में भी नहीं गए, तो अब क्या होगा, अब डेंटाइन के अंदर भी कैविटी क्रिएट होने लगेगी, और अब की बार जो कैविटी क्रिएट होगी वो ब्लैक कलर की होगी यहाँ पे, क्योंकि डेंटाइन में होती हैं कैल्शियम और बोन्स वगैरह ऐसी होती है, कैल्शियम वगैरह होता है, वो काला पड़ने लगता है बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से, तो ये एरिया काला काला पड़ने लगेगा। तो आपने जरूर देखा होगा कुछ बच्चों के दांत में काला काला सा दिखाई देता है, यानी कि वो यही लेयर है जो खराब होना चालू हो रही है, यानी कि डेंटाइन खराब होना चालू हो रहा है। और अगर डेंटाइन खराब हो गया, इसमें काफी टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि ये 2-3 महीने में हो जाएगा, इसको होने में कम से कम 5-6 साल लगते हैं। हाँ, और उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कैसे कंडीशंस को मेंटेन रख रहा है। जैसे कुछ बच्चे 2 बार ब्रश करते हैं, खाने के बाद ठीक से कुल्ला करते हैं, पर कुछ बच्चे करते ही नहीं है।
मतलब सुबह ब्रश कर लिया, शाम को ब्रश नहीं करते सोने के टाइम पे, तो ज्यादा जल्दी क्रिएट होगी कैविटी उनको। बाकी जो लोग ध्यान रखेंगे अपना, उन्हें देर से होगी कैविटी क्रिएट। फिर क्या होगा, ये अंदर तक यहाँ तक पहुंच जाएगा और दांतों में मतलब डेंटाइन भी अगर हट गया तो अंदर तक दांत पूरा खोखला हो जाएगा और गम्स ये पल्प कैविटी एक्सपोज हो जाएगी और फिर हमें बहुत कस के दर्द होगा। उसे ठीक करने के लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया जाता है, जिसमें अंदर के सारे नर्व्स को हटा के अंदर एक गट्टा पर्चा होता है, प्लास्टिक का एक ट्यूब होता है, वो डाला जाता है और उसको फिल कर दिया जाता है। वो एक प्रोसीजर होता है जिसके बारे में अगर आप कभी पूछेंगे तो मैं फिर से बताऊंगा आपको। तो टीथ का स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ओलंपियाड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में तो खैर नहीं आएगा आपके स्कूल में ये, बट ये ओलंपियाड एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, तो आप इसे याद रखिएगा। आपको ड्रॉ करना है, जो मैं ये पीपीटी भेजूंगा आपके ग्रुप में, तो आपको ये सब कुछ ड्रॉ करना है, सब कुछ लिखना है। इसके लिए मुझसे आप मत पूछना सर ये बना दूं क्या, ये कर दूं क्या, सब कुछ करना है जो मैं पीपीटी में भेज रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसे देखिए अगला टॉपिक हमारा है टंग। टीथ के बारे में हमने समझा, बाइटिंग, च्यूइंग, ग्राइंडिंग, वो सब आपको पता चल ही गया है, डेंटल फॉर्मूला आपको पता चल ही गया है, टीथ का स्ट्रक्चर मैंने समझा ही दिया है। और अब आता है मेन स्ट्रक्चर, टंग। टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये मस्कुलर ऑर्गन है। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है पूरी बॉडी की, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, ये बात याद रखिएगा। अब ये क्या क्या काम करती है, इट इज द स्पीच ऑर्गन एज, मतलब ये बोलने का काम करता है, चेंजेस द साउंड कमिंग फ्रॉम द लैरिंग्स इनटू अंडरस्टैंडेबल वर्ड, आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। टंग मिक्स द फूड विद द सलाइवा into helps the swallowing. The tongue move the food around the inside the mouth cavity and responsible for tasting of the food। बस इतना ही लिखना है आपको, आपके लिए इतना काफी है। टंग के पास में ये चार अलग अलग जो सेक्शन दिख रहे हैं आपको, बिटर, स्वीट, स्वीट एंड सॉल्ट, सॉर एंड सॉर, ऐसा बोला जाता है कि इन एरियाज में ये टेस्ट ज्यादा महसूस होते हैं। अभी की रिसेंट की कुछ स्टडीज हैं जिससे ये पता चला है कि टंग के हर एक पार्ट में टेस्ट फील हो सकता है, पर अभी ऐसा बातें मतलब बुक्स में नहीं आई हैं। पर हाँ, यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो ये नहीं कहा जा रहा है कि बिटर सिर्फ वहीं पर बिटर फील होगा आपको, बिटर हो सकता है सब जगह पे, लेकिन उस जगह पे ज्यादा फील होगा आपको। तो फिलहाल अभी आपको अगर पूछा जाए तो आप ऐसे ही लिख के आना, मतलब अगर कभी ओलंपियाड एग्जाम में डायग्राम बन के आ जाए और वहां मेंशन करने के लिए दिया हो कि जो साइड वाले पार्ट है वो क्या टेस्ट करते हैं, तो वहां पे आप सॉर के लिए टिक करना, याद रखना, इसी डायग्राम को याद रखना है आपको। आगे बढ़ूंगा मैं जब इसके बाद, बहुत आसान है, इसमें कुछ ज्यादा ऐसा है नहीं। अभी ग्लैंड्स इन द चीक लाइनिंग सेक्रेट म्यूकस विच लुब्रिकेट द फूड फॉर पासिंग, यानी जो हमारे जो चीक्स हैं, गाल हैं अंदर के साइड से, वहां पर क्या होता है कि कुछ मतलब सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको आगे आने वाले टॉपिक्स में, पर अभी ये सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन है, वो दे रहा हूं मैं आपको। which lubricate the food for passing through the soft alimentary canal, making it easier to chew and swallow. The pairs of salivary glands empty saliva into the mouth through the ducts of moisten the food. Saliva contain the enzyme salivary amylase, which begin the hydrolyze breakdown starch to give sugar. Correct बात लिखी हुई है, छोटा लिखा है, अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा है, वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको। डाइजेशन वाला पार्ट एकदम अलग पढ़ाऊंगा मैं आपको, वो एकदम अलग है। Once the food has been reduced to the soft mass, it is ready to be swallowed. The tongue pushes the mass called the bolus to the back of the mouth and into the pharynx. From the pharynx, the bolus is swallowed in the esophagus. आप एक बस ये नीचे वाला पैराग्राफ आप चाहो तो और शॉर्ट करके लिख सकते हो, और ज्यादा शॉर्ट, कि once the food is soft become bolus, now it is transferred to the mouth into the pharynx, from pharynx to swallow to the esophagus। आप जितना सॉफ्ट मतलब शॉर्ट करना चाहे आप कर सकते हैं, यू ऑल आर फ्री, आई डोंट हैव एनी, मतलब कि इन दोनों के लिए मैं कोई वो नहीं कह रहा हूँ आपको कितना लिखना है, आप जितना मन हो उतना लिखो। नाउ अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, pharynx।
देखिए आपका जो ये माउथ का जो पोर्शन यहाँ पे शो हो रहा है, ये एक होता है अपर पैलेट। याद रखिए ये अपर पैलेट है बेटा, हमारा ऊपर का पैलेट। आप महसूस करिए, अपनी टंग को ऊपर की तरफ को टच कराइए, ये अपर पैलेट है। और अपर पैलेट के नीचे का जो पूरा पोर्शन है वो माउथ की ओरल कैविटी कहलाता है। ठीक, ये भी बात समझ में आ गई। ये सब टंग का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर जो दिख रहा है ये टंग वगैरह का स्ट्रक्चर है, ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं वो टंग की लाइनें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको फेरिंग्स दिखाना है, मुझे मेन चीज क्या दिखानी है, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स किसे कहते हैं? फेरिंग्स बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, माउथ जहां से आपका आपको आगे की तरफ को भेजेगा, ये स्ट्रक्चर जो है फेरिंग्स कहलाएगा। इतना स्ट्रक्चर जहां पे ये ब्लैक डॉट बनी है, मैं बना रहा हूँ जहां पे ये, अभी ये एकदम नीचे नहीं गए हैं हम, गर्दन में एकदम नीचे नहीं पहुंचे हैं, गर्दन तो ये है हमारी, देखो आपको इससे कंपेयर करना है बेटा। आप सभी लोग ध्यान से सुनना मेरी बात को, आप सब अपने इस चिन्ह को देखिए, चिन्ह को आप सभी अपने चिन्ह को महसूस करिए। चिन्ह जो है ये सामने की, इसके नीचे से नेक स्टार्ट होती है बेटा, पर जो फेरिंग्स है वो इस चिन्ह के थोड़ा सा आप एंगल में देखिए, ये ऊपर के साइड दिया गया है, मतलब ये एकदम नीचे नहीं है। ये आपके जो चिन्ह है, फेरिंग्स चिन्ह से नीचे नहीं है, याद रखना इस बात को। चिन्ह का मान लो ये लोकेशन है, ऐसे अगर हम लाइन खींचेंगे तो चिन्ह की लाइन ये आएगी, सीधी लाइन ऐसे जाएगी। तो फेरिंग्स चिन्ह के तो काफी ऊपर लग रहा है आपको यहाँ पे। ये बहुत आसान डायग्राम है, बनाने के लिए नहीं है आपको, ये ड्रॉ नहीं करना है आपको डायग्राम, ये सिर्फ समझना है आपको डायग्राम। केवल फेरिंग्स में इतना ही लिखना है आपको, लिखना है, ड्रॉ नहीं करना है कुछ भी। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ड्रॉ नहीं करना है कोई। मैं आपको जोर क्यों दे रहा हूँ बार बार समझाने के लिए, क्योंकि फेरिंग्स जो है वो स्पेस है बेटा, कॉमन स्पेस है, जहां से ऊपर से विंड भी आती है, यानी कि अगर हवा आएगी तो भी वो इसी जगह पे आएगी, और अगर फूड आएगा तो वो भी इसी जगह से ही पास होके जाएगा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि फेरिंग्स वो कॉमन स्पेस है जहां से एयर और फूड दोनों कैविटी, जो देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पढ़ो ऊपर वाले पैराग्राफ में, इट रिसीव फूड एंड एयर फ्रॉम द माउथ एंड एयर फ्रॉम द नेसल कैविटी। याद रखना, भूल मत जाना जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारी बातें, कि फेरिंग्स का काम क्या है, एयर और फूड दोनों रिसीव करना। अभी देखो ये, देखो इसने ये एयर, देखो जो मैं वेंटिलेशन दिखा रहा है ये एयर के लिए दिखा रहा है, और वो डॉट को मत समझना कि वो फेरिंग्स है, नहीं, वो सर्कल फेरिंग्स नहीं है, कि वो सर्कल के अंदर ये एरो नहीं जा रहे हैं। याद रखना ये सर्कल थोड़ी नहीं है फेरिंग्स, ये जो छोटा सा डॉट बन रही है यहाँ पे ब्लैक सी, ये फेरिंग्स नहीं है। फेरिंग्स उस जगह का नाम है, पूरी की पूरी ये जो पैसेज है इतनी बड़ी, ये जगह। अच्छा मैं इसको और सिंपल करके पढ़ाता हूँ, और सिंपल, एक रास्ता ये जा रहा है, दूसरा रास्ता ये जा रहा है। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। तो ये रास्ता आ रहा है हमारा लंग्स की तरफ से, सॉरी नेसल कैविटी की तरफ से, और ये आ रहा है हमारा फूड कैविटी की तरफ से, यानी माउथ की तरफ से। ये कॉमन पैसेज जो यहाँ पर जो मैच करेगा इस जगह पे, जहां पर ये दोनों आते हैं, मतलब एक बार में दोनों नहीं आते। ऐसा है कि हम खाना खाते समय सांस नहीं लेते हैं, मतलब ऐसा निकलते समय हम सांस नहीं लेते हैं, उस टाइम पे सांस रुक जाती है, और कभी कभी गलती से अगर सांस हम ले लें तो वो गड़बड़ हो जाता है, फिर खांसी आने लगती है। तो इस जगह को हम बोलेंगे फेरेंक्स। इस जगह को, जो पॉइंट मैंने यहाँ पर जो बनाया है वो फेरेंक्स है, इज अ कॉमन पॉइंट जहां दोनों चीजें अंदर जाती हैं। इससे सरल मतलब एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगी बेटा, जितना इजी मैं समझा रहा हूं आपको यहाँ पे, इससे ज्यादा इजी तो नहीं हो सकता बेटा। फेरेंक्स समझाने का ही सबसे आसान तरीका है। और अब आगे बढ़ूंगा मैं नेक्स्ट के लिए कि फेरिंग्स के बाद क्या आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेरिंग्स के बाद आता है एपिग्लॉटिस, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके लिए। आप ध्यान से देखिए, ये टंग के नीचे एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, मैं यहाँ पे आपको वापस दिखा रहा हूँ। जो मसल्स हमारी टंग से जुड़ी हुई हैं, ये मसल्स पूरी टंग की मसल्स हैं, ये दिख रहा है आपको, ये टंग है पूरी आपकी,
उसी टंग की मसल के नीचे एक और स्ट्रक्चर ऐसा हल्का सा जुड़ा हुआ है, आपको ये दिख रहा होगा। मैं इसको अलग कलर भी कर देता हूँ। बहुत ही बढ़िया डायग्राम है ये, बहुत बहुत जबरदस्त डायग्राम है। अब देखो ये विंड पाइप है आपका, ये विंड पाइप है, ये विंड पाइप जा रहा है, और ये पाइप फूड पाइप है। अब देखना इसका रोटेशन, देखना बहुत जबरदस्त है। मैं 2-3 बार प्ले करूंगा, आप देखना, आराम से देखना। फूड फूड को पास करा रहा है, देखो फूड को पास करा। नॉर्मली वो ऊपर की तरफ रहता है और ताकि हवा अंदर जाए, लेकिन जैसे ही फूड जाने वाला होता है तो वो नीचे आ जाता है ताकि उसको डायरेक्शन मिल जाए फूड को पास होने की। बहुत जबरदस्त एक्सप्लेनेशन है ये, मतलब परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये। इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता। तो बस मैं यहीं पे इसको रोकता हूँ। ये प्रेजेंटेशन आपको मैं गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा, आप चिंता मत करिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद